हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर ब्रिलियंट एकेडमी 1993 पर। मेरा नाम है वकास खान। यहाँ पर मैं आपको क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो आज हमारा जो डेरिवेशन है जिसको हम निकालने जा रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक तार है जिसके ऊपर एक प्लस का चार्ज है। तो ये चार्ज जो है, ये जो आवेश है, ये इस तार के ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा। इसकी बहुत लंबी लंबाई है और ये अनंत लंबाई का तार है। तो इस तार से हमें ये निकाल करके दिखाना है कि इस तार से एक r दूरी के ऊपर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकाल करके दिखानी है और हमें गॉस की प्रमेय का यूज करके निकाल करके दिखानी है। तो गॉस की प्रमेय के हिसाब से हम इसको करते हैं कि आप ये देखिए कि ये जो तार है, इस तार से हमने r दूरी के ऊपर एक पॉइंट ये ले लिया और इस पॉइंट को हम त्रिज्या मान करके, रेडियस मान करके, और इसको हम पूरा का पूरा एक सिलेंडर बना देंगे। ये घुमा करके चारों तरफ को, तो ये सिलेंडर बन जाएगा, यानी कि बेलन बन जाएगा। जैसे आप समझिएगा कि जैसे हमारे पास ये मैंने जैसे एक डिब्बा है, इसको ले लिया बॉक्स से ये, तो यहाँ पर क्या है कि इसको बिल्कुल बीचों बीच मैंने इसमें एक तार इस तरह से आर पार करके, ये अनंत लंबाई का तार जो है वो कर दिया, आर पार कर दिया, और उसके ऊपर आवेश एक समान रूप से फैल गया। तो हम क्या करेंगे कि ये आर त्रिज्या का एक बेलन बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप देखिए, एक सतह तो हमारे पास, एक सरफेस तो ये ऊपर की आ जाएगी। जैसे इस डिब्बे में ये देखिए कि एक सतह तो हमारे पास ये आ गई, एक सतह इसकी पीछे की साइड की आ गई है, और एक ये कर्व्ड सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठ हमारे पास इस बेलन का ये आ गया, घुमावदार। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि इस तरह से आप ये मान लीजिए कि ये रहा, हमने बिल्कुल यहाँ पर एक पाइप या इसको तार समझ लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल की तरह से आपको समझाने के लिए कर दिया है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब इस पर प्लस का चार्ज फैल जाएगा तो उस प्लस के चार्ज में से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इधर से भी निकलेंगी, साइडों में से भी, और इस साइड से भी निकलेंगी, और ऊपर की साइड से भी निकलेंगी। यानी कि तीन तरफ से जो है इसके अंदर, इसकी जो तीन सतहें हैं, उन तीनों सतह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो तीन तरफ से निकलेगी। तो हम पहले मान लीजिए इस वाले केस के बारे में बात कर रहे हैं कि इधर से कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, और फिर हमने इधर से कितना वैद्युत फ्लक्स निकला, और फिर इसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स निकला, और ये जो हमारे पास वक्र पृष्ठ है इसमें से कितना वैद्युत फ्लक्स निकला। तो हम तीनों सतहों के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये लिया ऊपर का ढक्कन, है ना। इस ढक्कन में से क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एक एलिमेंट बना लेते हैं। इस एलिमेंट में से हम क्या करेंगे, या अवयव, इसको हिंदी में अवयव बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर इसको जो है हम एलिमेंट बोलते हैं। स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एरिया का एक एलिमेंट मान लिया। तो आप जैसे जानते हैं कि ये एरिया है ना। इस स्मॉल एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये हमारे पास डी ए, मैंने इसको कह दिया, ये रहा एरिया, डी ए वेक्टर इसके ऊपर लगा दिया, और ये हमारे पास एरिया आ गया। और इस एरिया की जो डायरेक्शन आएगी वो एकदम इसके परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब हम ये देखेंगे कि वैद्युत जो फ्लक्स है तो वो कितना निकलेगा इसमें से, उसको समझते हैं। तो ये छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पर बना दिया, आप देख सकते हैं। अब प्लस वाली चार्ज से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी इस पॉइंट पर, वो तो एकदम इसके परपेंडिकुलर यहाँ निकलेगी, और एरिया का जो है, एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो एरिया की डायरेक्शन एकदम इस तरीके से ऊपर की तरफ को होगी। ठीक है ना, एरिया की डायरेक्शन हमारे पास ये आ गई, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इसमें से
ये जो प्लस वाला हमारे पास तार है, प्लस आवेश वाला जो तार है, इसमें से जो बल रेखा निकलेगी इस पॉइंट पर, तो वो बिल्कुल सीधी ऐसे निकलेगी, तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इसी तरीके से आप ये देखो, प्लस के चार्ज से जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर को जो है वो एकदम इस एरिया के, यहाँ भी एक हमने छोटा सा एक एरिया मान लिया, तो इस एरिया के एकदम परपेंडिकुलर निकलेगी। तो यहाँ दोनों केसेस में जो ऊपर वाला केस है, ये डिब्बे का जो ऊपर का केस है, इसमें से जो बल रेखा निकलेगी वो भी, और यहां से जो निकलेगी वो भी, तो दोनों की दोनों जो बल रेखाएं हैं वो क्या होगी कि एरिया के एकदम परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा टोटल, ये हम क्या करेंगे कि टोटल फ्लक्स जो निकलेगा उस, पहले आप इस एरिया में से कितना फ्लक्स, पहले इस एरिया में से कितना फ्लक्स निकला उसको आप क्या कहो, डी फाई ई इज इक्वल टू, और यहां पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसी को आप करो, तीन केस बना लेते हैं हम। पहले इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, फिर दूसरा इस चारों तरफ से कितना फ्लक्स निकलेगा, और तीसरा हमारे पास इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा नीचे से। तो पहले केस में हमारे पास डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये बात मैं आपको ये फार्मूला बहुत बार बता चुका हूं कि फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो फ्लक्स का फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है और ये जो एरिया है ये भी सदिश राशि है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो है हमारे पास ये फ्लक्स निकल करके आया, ये है अदिश राशि। तो ये क्या हो जाएगा, अदिश गुणन बोलते हैं इसको। तो फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये है दोनों वेक्टर राशियों का गुणा करने के बाद हमारे पास अदिश राशि आ गई, तो ये है अदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको देखते हैं ई डी ए, अब कॉस थीटा, यहां पर आप देखिए थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री आ गई, तो 90 डिग्री, और ये कुल मिलाकर के ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस ये जो है कॉस लिखना है, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है ना, बहुत बार हम बता चुके हैं आपको। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो हमारे पास जब इतने छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स कुछ नहीं निकला, यानी कि 0 फ्लक्स निकला, और तो फिर पूरे के पूरे एरिया से भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है तो पूरा का पूरा एरिया जो है ये इंटीग्रेशन करने के बाद 0 का इंटीग्रेशन हमारे पास 0 ही हो गया। तो अब क्या करते हैं, ये इसी तरह से जो नीचे का एरिया है, ये नीचे का इस वाले में से निकाल करके दिखाते हैं, तो इसका भी ऐसे ही आ जाएगा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जितना फ्लक्स इस पूरे के पूरे एरिया से निकला वो है 0, और इधर से जितना फ्लक्स हमारे पास निकला वो फ्लक्स भी 0 ही है। ठीक है, अब फ्लक्स निकल कहां से रहा, फिर फ्लक्स निकलेगा ये जो कर्व्ड एरिया है, चारों तरफ जो घुमा हुआ एरिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक सतह ये हो गई, इसमें से 0 फ्लक्स निकला, इसी तरीके से दूसरी सतह हो गई, इसमें से भी फ्लक्स 0 निकला। अब जो सारा फ्लक्स निकलेगा वो इस कर्व्ड एरिया से निकल करके आएगा। तो अब क्या करते हैं, ये तीसरे नंबर पे हम देखते हैं वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड एरिया, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस या वक्र पृष्ठ से होकर निकलने वाला
फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है उसको हम क्या करेंगे, फाई ई डी फाई ई इज इक्वल टू, तो यहां पर इस वाले एरिया से कितना निकलेगा फ्लक्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरिया से निकाल करके देखेंगे। ये एरिया कितना हो जाएगा, ये हो गया डी ए एरिया, ठीक है ना, ये एरिया आ गया हमारे पास। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या आ गई, ई, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर, सॉरी ई हट जाएगा, ई डी ए और कॉस। यहां पर आप देख सकते हैं कि जिधर को हमारे पास एरिया की डायरेक्शन है वहीं पर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है। तो क्या हुआ कि समांतर हो गई, समांतर का मतलब 0 डिग्री, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ मैंने कॉस 90 डिग्री के आपको याद करने के लिए ये दोनों वैल्यूज यहाँ लिख दी। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ई डी ए इंटू 1 इज इक्वल टू ई डी ए। अब अगर हम वक्र पृष्ठ से होकर निकलने वाला फ्लक्स, तो ये तो हमने वक्र पृष्ठ से वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव, वक्र पृष्ठ के ऊपर हमने क्या करा था, एक क्षेत्रफल अवयव बना लेता है, एक छोटा सा एक एलिमेंट बना लेता है ये। अब हम पूरे के पूरे वक्र पृष्ठ से निकालेंगे, वक्र पृष्ठ पर, यहां पे से करो, वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव, अवयव का मतलब वक्र पृष्ठ कौन सा हुआ, ये जो हमारे पास घूमा हुआ है इसको वक्र पृष्ठ बोल रहे हैं, है ना। इस वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव छोटा सा ले लिया हमने। तो अब क्या करें भाई, हम पूरे वक्र पृष्ठ से, पूरे वक्र पृष्ठ से होकर निकलने वाला फ्लक्स, तो वो फ्लक्स कैसा आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन से निकल करके आएगा। डी, ये सरफेस इंटीग्रेशन करना है हमें, तो हम क्या काम करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू, और ये सरफेस एरिया ई डी ए। अब यहां पर ई डी आ गया, ठीक है आ गया। अब ई कांस्टेंट है, ई को तो आप बाहर निकाल दो, और ये सरफेस एरिया डी ए। तो ये जो आप देखिए, ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है घुमा हुआ, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एरिया कितना होता है, इसको बोल रहे हैं वक्र पृष्ठ का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये होता है 2 पाई आर एल, तो इज इक्वल टू ई, और ये का पूरा बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 पाई आर एल सरफेस एरिया, है ना। ये पूरा का पूरा एरिया जो है 2 पाई आर एल होता है। एल क्या है, एल यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास आ गई। आर क्या आ गई, आर यहां से लेकर के यहां तक की त्रिज्या आ गई। अब क्या करो आप, ये डी फाई ई जो है ये फाई ई बन जाएगा, यानी कि पूरा फ्लक्स बन जाएगा। और ये कितना हो गया भाई, 2 पाई आर एल इंटू ई, यहां तक आ गया। अब गॉस की प्रमेय का यूज करते हैं हम। गॉस की प्रमेय क्या कह रही थी कि किसी बंद सरफेस से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है, ये गॉस की प्रमेय जो मैंने आपको बताई थी कि फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स होता है 1/ε0 इंटू क्यू का, यानी कि किसी सरफेस से घिरा हुआ आवेश। तो आप ये देखिए, जो आवेश है हमारे पास, जो चार्ज है, जो चार्ज इस बेलन से बाहर है, हमें उससे तो कोई मतलब नहीं है। ये जो चार्ज आप देख रहे हो ये बाहर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो सरफेस बनी इसको कह रहे हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जो है ये बेलनाकार हमारी, और इसके अंदर कितना आवेश है वो है इस जगह से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक आवेश है, ठीक है। तो हमने ये करा कि इस तार की
1 मीटर लंबाई के ऊपर जो आवेश है, इस तार के ऊपर टोटल आवेश हमने मान लिया Q। तो तार पर कुल आवेश बराबर Q। और तार की जो लंबाई हमने तार पर कुल आवेश तो आ गया ये Q। अब हमने कहा कि इस पे 1 मीटर लंबाई के ऊपर जो आवेश है, जिसे रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, तो तार की 1 मीटर लंबाई पर आवेश आ जाएगा Q/L। ठीक है, तो L मीटर लंबाई पर आवेश कितना आ जाएगा, L इंटू लैम्डा इंटू L आ जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो है L, और 1 मीटर लंबाई के ऊपर जो आवेश है वो है हमारे पास लैम्डा, तो L मीटर लंबाई के ऊपर आ जाएगा लैम्डा इंटू L। तो यहां हम क्या करें, ये फ्लक्स कितना निकल करके आया, ये आ जाएगा 1/एप्सिलॉन इंटू कुल आवेश। तो आप ये देखिए इस गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश घिरा हुआ है, तो इसकी लंबाई कितनी थी, L थी, और 1 मीटर लंबाई के ऊपर आवेश कितना था, लैम्डा था, तो L मीटर लंबाई के ऊपर हो जाएगा L इंटू लैम्डा, L इंटू लैम्डा इंटू L इज इक्वल टू 2πr L इंटू E। अब इधर L और इधर ये L, ये कट गया। अब आप E की वैल्यू निकाल दो, तो E की वैल्यू निकल करके आ जाएगी E इज इक्वल टू हमारे पास 2πr, तो इस साइड में पहुंच जाएगा इसके अपॉन में 2πε0, और क्या बचा, लैम्डा बचा, और ये जो था हमारे पास R, ये R यहां आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल करके आई। अब हम क्या करते हैं, इसे 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू 1/2πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन 2R। ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये बन जाएगा 1/4πε0, और ये आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन R। ये हमारे पास फार्मूला निकल करके आ गया। ये हमने 2 से जो गुणा करी है ये इसलिए करी कि क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास एकदम फिक्स वैल्यू है, 9 × 10⁹ तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ गई इस जगह से लेकर के R दूरी पर जो पॉइंट हमने लिया था, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम ये निकल करके आ गया। ये आंसर है, ठीक है।